Hello everyone, good morning. Welcome to the Manu Law classes. In the session of daily news analysis, today is 21st of March 2024. You are watching with Naresh Sharma. So guys, first of all, we are going to revise our previous discussion with the help of MCQs. So first of all, just have a look on the question number 1. The question number 1 says the 2 plus 2 meetings. You can recall yesterday we discussed about the 2 plus 2 meeting with Brazil and India. So the 2 plus 2 meetings involves the participation of two high level representatives from कौन सी मिनिस्ट्री से हाई लेवल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. सो गाइस, try to answer the question फटाफट. Ministry of Defense and Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Defense. So guys, the correct answer is option D. During the 2 plus 2 meetings, the higher officials of the Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Defense become the participants in that meeting. Question number 2 says the what is the capital of Brazil. बिकॉज अभी इंडिया ने स्टार्ट किया है अपना 2 plus 2 डायलॉग किसके साथ में, ब्राजील के साथ में. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्राजील के बारे में भी थोड़ा सा हमको पता हो. तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील? डोडोमा, ब्राजीलिया, रियो डी जेनेरियो और बेलो होरिजोंटे. कौन सी इसकी कैपिटल है? द करेक्ट आंसर इज ब्राजीलिया. तो ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ब्राजीलिया इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द कॉन्टिनेंट? कौन से कॉन्टिनेंट में इसकी लोकेशन है ब्राजील में? जो ब्राजील है कौन से कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है? क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज 2 plus 2 डायलॉग विद इंडिया. अब यहाँ हमने ऑप्शन लिया है कि इंडिया और कौन सा कंट्री इसमें से ऐसा है जिसके साथ में इंडिया की 2 plus 2 डायलॉग की मीटिंग्स होती हैं. मीन्स वो हमारा इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्टनर है. पाकिस्तान कोई पॉसिबल ही नहीं है, इनसे तो बातचीत तक नहीं हो रही है हमारी ठीक से. स्पेन नो, रसिया और सऊदी अरबिया, इसमें से कोई एक हो सकता है. देखो सऊदी अरबिया अभी उस लेवल पर कंट्री नहीं है कि उनकी जो डिफेंस जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो और ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता हो. सो द कंट्री इज रसिया. करेक्ट आंसर इज रसिया. रसिया आप पता ही होगा कि वर्ल्ड के 2-3 जो टॉप कंट्रीज हैं उनमें शामिल है रसिया. तो रसिया के साथ में हमारी 2 plus 2 डायलॉग्स होती है. क्वेश्चन नंबर 4, द यूनियन होम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द डिस्टिंक्टिव CCMS प्लेटफॉर्म ऑफ द. कौन सी जो है फोर्स है इसमें से जिसके लिए जो है यूनियन होम मिनिस्टर ने अभी इनॉग्रेट किया है CCMS प्लेटफॉर्म? ठीक है. सो द करेक्ट आंसर कैन बी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स. तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हमारे लिए हो सकता है? गाइस, द करेक्ट आंसर इज सी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA. NIA जो है इसके लिए CCMS का भी जो है इन्होंने स्टार्ट किया है और एक ऐप भी बनाया अभी गवर्नमेंट ने, संकलन ऐप भी बनाया है, जिससे कि नेशनल लेवल पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज से रिलेटेड केसेस होते हैं जब उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है NIA, तो उन केसेस की फाइल्स वगैरह हो गई, उसमें क्या एविडेंसेस हैं, क्या उनके पास कुछ प्रूफ वगैरह है, उन सबको एक जगह स्टोर कर सकें और उनको बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकें ऑल ओवर इंडिया. क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 24. अभी ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है और न्यूज में थी. कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? कौन कौन से 2 कंट्रीज के बीच में हुई है ये एक्सरसाइज? इंडिया जापान, इंडिया USA, इंडिया सऊदी अरबिया और इंडिया इजराइल. गाइस, द करेक्ट आंसर इज इंडिया एंड USA. अभी इंडिया और USA के साथ में टाइगर ट्रम्प 24 एक्सरसाइज हुई है. ये एक्सरसाइज 2019 में स्टार्ट हुई थी. इसमें जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है इसमें 3 फोर्सेस पार्टिसिपेट करती हैं. एक नेवी होती है, एक एयरफोर्स होती है और एक होती है आर्मी. ये दोनों ही कंट्री की, मीन जब भी नेवी होगी तो इंडिया और USA दोनों की होगी. ये भी इंडिया USA, इंडिया USA, तो तीनों फोर्सेस दोनों की मिल करके
इसमें एक्सरसाइज करती हैं, तो दैट इज टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज। एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 इज रिलीज बाय व्हेन ऑर्गेनाइजेशन नेम। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, और तो हम यहाँ जानना चाह रहे हैं कि रिलीज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका नेम क्या है, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन जो ये इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। IQ एयर, वर्ल्ड बैंक, WHO, UNFCCC। द करेक्ट आंसर इज IQ एयर। अभी आपको पता होगा कि इसने इंडिया में भी मींस इंडिया के कुछ शहर हैं उनको लेकर के बड़ी भयंकर रिपोर्ट आई है, और इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा परप्लेक्सिंग प्रॉब्लम है, ये वैक्सिंग प्रॉब्लम है, ठीक है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 बाय स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है रिलीज करती है, IQ एयर। वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सी है, देखो यहाँ ओनली सिटी की बात नहीं हो रही है। सो गाइज आई सजेस्ट यू दैट व्हेनेवर यू आर डीलिंग सम क्वेश्चंस देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। यहाँ ओनली सिटी नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है कैपिटल सिटी। इट मींस ये किसी भी कंट्री की कैपिटल सिटी जो होती है उनसे कंपैरिजन की बात कर रहा है। तो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सी है ना। तो अब सिटी इज इन, तो कौन से देश में है वो सिटी, इंडिया में, रसिया में, चाइना या USA। देखो ऑफकोर्स ये इंडिया की सिटी है, दैट इज दिल्ली। तो वर्ल्ड की वर्स्ट पॉल्यूटेड सिटी है अपनी दिल्ली, अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें तो। सोच लीजिए कि आने वाले कुछ ही सालों में यहाँ क्या होता है, जो लंग्स की इश्यूज बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पर है, ठीक है। तो इस पर जो है अपनी जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, स्पेशली जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है जो दिल्ली में, तो यहाँ पर या पूरे नेशनल लेवल पर भी इसमें हमें कोऑर्डिनेशन करने की रिक्वायरमेंट है कि हम इस पॉल्यूशन को कैसे खत्म करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। हैज इमर्ज एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेट मेट्रोपॉलिटन एरिया। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो कौन सा है, बेगूसराय इन बिहार, या बेगूसराय इन वेस्ट बंगाल, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, और रांची इन झारखंड। द करेक्ट आंसर इज बेगूसराय इन बिहार। बेगूसराय बिहार में है, ना कि वेस्ट बंगाल में। ये दोनों भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो आप देख लीजिए बिहार का बेगूसराय वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूटेड एरिया है, कैसा, वो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया की कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है कि विच कंट्री हैज बीन आइडेंटिफाइड एज लीस्ट पॉल्यूटेड। मींस अब तक तो हम टॉप वालों की बात कर रहे थे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लीस्ट पॉल्यूटेड कंट्री। सो द लीस्ट पॉल्यूटेड एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है, कौन सा इसमें से बताइए, उसका एक शहर है, दैट इज फ्रेंच पॉलिनेशिया। फ्रेंच पॉलिनेशिया वर्ल्ड का सबसे कम पॉल्यूटेड है। इट मींस यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है ना। आप जाएंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। फ्रेंच पॉलिनेशिया इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द ओशन। ये लीजिए आपके लिए क्वेश्चन बन गया, क्योंकि फ्रेंच पॉलिनेशिया अगर ये वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ है कि इसकी एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, सबसे ज्यादा अच्छी है पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज में, तो जाहिर सी बात है कि भाई इसके पर ये क्वेश्चन तो बनता है। लोकेटेड इन विच वन ऑफ द ओशन, कौन से ओशन में इसकी लोकेशन है, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन या आर्कटिक ओशन। द करेक्ट आंसर इज पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशियन में इसकी लोकेशन है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है, ये आपका पैसिफिक ओशियन हो गया। यहाँ पर है ये क्या, जिसका नाम है फ्रेंच पॉलिनेशिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कुछ न्यूज की तरफ। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अपने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था जिसका नाम है एक ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, है ना, AFDR। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि देखो अभी जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, उसमें आपको पता ही होगा कि टोटल इसमें 3 मेंबर होते हैं, है ना, 3 मेंबर होते हैं। उन 3 में से एक चेयरमैन होते हैं और बाकी 2 अदर कमिश्नर होते हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि जो क्या नाम था उनका, अरुण गोयल साहब, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो फिर हमारे इलेक्शन कमीशन में बचे केवल एक लोग, दैट इज चेयरमैन। चेयरमैन कौन है इस समय इलेक्शन कमीशन के, आप मुझे कमेंट में बताइए, देखते हैं आपको याद है कि नहीं, है ना। तो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन एक बचे, ये 2 पोस्ट खाली हो गई उसमें से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया, ठीक है।
अब इसके अगेंस्ट में चली गई ये क्या नाम है इसका, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इन्होंने केस फाइल कर दिया साहब कि इन्होंने ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट किया है ये कैसा है, बाइस्ड है और ये जल्दीबाजी में किया गया हिस्ट्री डिसीजन है ये, है ना। और ये जो लोग यहाँ अपॉइंट किए गए हैं वो गवर्नमेंट की पसंद के लोग हैं, ठीक है। ऐसा इन्होंने इस पर एलिगेशन लगाया। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर अभी तक क्या क्या बातें हुई, बाकी तो जब फाइनल डिसीजन आएगा तब हम उसको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन द करंट प्रोसीडिंग्स। अपॉइंटमेंट ऑफ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, इनका नाम है सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, ठीक है। इनका क्रिटिसिज्म किया कि भाई इनको ये हिस्ट्री डिसीजन था, ओपेक था। सेंटर ने डिफेंड किया इसको और उन्होंने सेंटर ने कहा कि ये एक नेसेसिटी थी गवर्नमेंट की, बिकॉज अभी हमारे ऊपर जो है बहुत जल्दी इलेक्शन होने कराने थे और इलेक्शन का टाइम आ चुका है, तो वो एक अकेले चेयरमैन उनको कैसे कराते, और पोस्ट अगर वैकेंट थी तो उसको भरना हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि टाइम पर इलेक्शन हो, तो अगर पोस्ट वैकेंट है तो हमें उसको भरना ही था, ठीक है। सेंटर ने ये रिजेक्ट किया कि एनी बायस इन दीज अपॉइंटमेंट्स। जो अपोजिशन पार्टीज एलिगेशन लगा रही थी कि जो अपॉइंटमेंट है वो बायसनेस के साथ में है, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। क्यों, जो सिलेक्शन कमेटी होती है ना, उस सिलेक्शन कमेटी में कि कौन व्यक्ति इसमें से आएगा, उसमें कौन कौन होते हैं, देखो एक तो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, है ना, और एक होते हैं लोकसभा में अपोजिशन के लीडर। मींस इस समय कांग्रेस के लीडर भी इस कमेटी में क्या थे, वो इन्वॉल्व थे। तो ये लोग मिलकर के इसका वो करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। जब कांग्रेस के भी आदमी इसकी सिलेक्शन में शामिल थे जो अपोजिशन वाले, तो बायसनेस कहाँ से हुई, ये कहना है सेंटर का। द पिटीशन वॉज फाइल्ड बाय द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने किया। इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 जो पास किया था, ठीक है, इसमें सारी कंडीशंस वगैरह दी, कैसे इनका अपॉइंटमेंट होगा, क्या टाइम लिमिट होगी, क्या क्वालिफिकेशंस होगी, कितना टेन्योर होगा, वो सब। अर्लियर आपको अगर पता हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक डिसीजन दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए जो कमेटी होगी, है ना, उस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, है ना। तो ये ऐसा पहले उन्होंने कहा था। ये कब कहा था, जब ऐसा कोई लॉ नहीं था, है ना। अब जो पार्लियामेंट है वो अपना एक लॉ लेकर के आ गई और उन्होंने उसकी सारी कंडीशंस बना दी और उसमें ये जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं रखा, उसकी जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर को रख दिया। तो ये इनका क्या करते हैं, अब सिलेक्शन करते हैं और इसी कमेटी ने सिलेक्शन किया नए वाले दोनों कमिश्नर्स का। क्या है, द सेंटर सेड दैट द आर्गुमेंट ऑफ द प्लीडर। अब देखो ये कहा था इस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कहा कि साहब देखो इसमें सीजीआई नहीं है, कोई भी जज नहीं है, तो जो अपॉइंटमेंट होंगे या जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, है ना, उसमें एक जज का होना जरूरी है, ये कहा, है ना। अब सेंटर ने एक बड़ा अच्छा सा अपना रिप्लाई किया, उन्होंने ये कहा कि जब ये कमेटी, ये जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से कह रही है ना कि बिना जज के, जब तक कोई जज उसमें शामिल नहीं होंगे तो उसमें वहाँ इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई ये तो बिल्कुल एक फंडामेंटल फैलेसी है आपका, तो मींस बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपका बेकार है। आप ये कह रहे हो कि बिना जज के उसमें अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व अगर नहीं करते किसी जज को तो हमारा इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। सेंटर का ये कहना है कि भाई किसी जज का किसी कमेटी में रहना, किसी पोस्ट पर रहना, इस बात की गारंटी थोड़ी है कि वहां पर बायसनेस नहीं होगी। भाई जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनमें भी तो बहुत सारे बायसनेस के एलिगेशंस लगते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो ये हो गया कि इंडिया में जितनी भी अथॉरिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी जो ऑफिस हैं, उन ऑफिस में जहां जहां जज नहीं है वो सब करप्ट है। ये कहना है सेंटर का। बात हमें ठीक भी लग रही है कि भाई ऐसा थोड़ी कि केवल जज ही मींस जो बायसनेस को अलग कर सकते हैं या जो है विदाउट बायस हो सकते हैं। तो फिर तो ऐसे तो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस वगैरह सब अपॉइंट करने के लिए हमको जज लाने होंगे, है ना। तो सेंटर का ये आर्गुमेंट यहाँ पे ठीक भी लगता है। आप बताइए कि ये बात ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है। देयर आर मेनी अथॉरिटीज इन ऑफिसेज वेयर देयर इज नो जज बट दे आर इंडिपेंडेंट। भाई वहां जज नहीं है तो क्या वो इंडिपेंडेंट नहीं है? बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। The inclusion of the Chief Justice as a member of the selection panel was just a stop arrangement। कहा कि देखो जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था कि भाई चीफ जस्टिस को भी उसमें इन्वॉल्व कर लो सिलेक्शन कमेटी में, तो सेंटर ने कहा कि ये तब दिया था
एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था कि भाई जब तक कोई लॉ नहीं है तब तक हम ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब जब हम अपना लॉ लेकर के आ गए तो अब हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करना उसमें कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो है एक एडिटोरियल आर्टिकल ऑफ द हिंदू, है ना, और उसमें कुछ डॉग से रिलेटेड एक आर्टिकल है, अभी आपको वो समझ में आ जाएगा। आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेशनल लेवल पर और इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी ये इश्यूज अभी चल रहे हैं। यह बात हो रही है फेरोशियस डॉग्स की, जो खतरनाक डॉग्स हैं। ठीक है, अब ये खतरनाक डॉग्स कौन कौन से? फेरोशियस फ्रेंड्स। देखो ये खतरनाक तो है ही, लेकिन कुछ लोग जब इनको पैट डॉग बनाते हैं तो वो उनके तो फ्रेंड होते हैं और कई बार यही डॉग्स अटैक कर देते हैं। अभी आपको पता होगा कि कुछ ही समय पहले का केस है, नोएडा में एक एक लड़के ने डॉग जो है पैट बना रखा था, पैट डॉग था उसका, और आई थिंक वो था पिटबुल। ठीक है, पिटबुल था। अब वो तो अपने घर चला, मीन्स जिम विम करता रहता था कहीं ना कहीं। अब वो जिम करके मीन्स जब वो जिम गया था, अपने ऑफिस वगैरह कहीं भी गया था, तो हुआ क्या, उसके साथ में इशू ये हुआ कि उसकी मॉम अकेली थी घर पर, है ना, तो इसका जो पिटबुल था उसने उसकी माँ पर अटैक कर दिया, घर पे अटैक कर दिया और उसको काट काट करके खा करके उसको मार डाला। उसको काट के खा गया, उसको बहुत सारा कुछ खा गया, और जो उसकी मॉम थी वो ओल्ड लेडी थी, उसको काट दिया और वो खा गया, उसको उनकी माँ को खा गया, उसने मार दिया जान से बिल्कुल। और दिस इज नॉट द सिंगल केस, इस तरह के केसेस हमको सोसाइटी में बहुत सारे मल्टीपल केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। इवन आप अभी इस समय देखोगे तो मॉर्निंग में जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो या जो है रनिंग के लिए जाते हो, जब भी आप मॉर्निंग में या इवनिंग, कई बार आपको देखने को मिलेगा कि एक एक आदमी, है ना, एक कुत्ता इस साइड है उसके और एक डॉग उस साइड है, दोनों हाथों से, और डॉग्स को वॉक पर लेकर के जा रहा है। एक कुत्ता कल्चर जो है बहुत बुरी तरह से इंडिया में बढ़ गया है। ऐसा जो है इंडियन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो हेल्थ से रिलेटेड ऑफिसर्स वगैरह हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं वो, और जर्नलिस्ट हैं या और भी बहुत सारे लोग हैं, इस इशू को वो रेज कर रहे हैं। ये देखो बहुत खतरनाक होता जा रहा है। बिकॉज मैं भी कई बार अगर देखता हूँ यार, तो सुबह जब हम मॉर्निंग में जाते हैं मॉर्निंग वॉक पर, तो देखते हैं कि साइड से बच करके निकलने में बड़ा डर लगता है कि इसकी साइड से अगर हम निकलेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा रोड वो कवर करके चलते हैं, वो डॉग कभी इधर आ जाता है कभी इधर आ जाता है, तो उसकी साइड से बच करके निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इसी सारे इशू पर हमारा आज का ये आर्टिकल है। While allowing for a choice of pets, ठीक है, हम आपको चॉइस तो दे सकते हैं, their raising should not be an unbridled right। ठीक है, आपकी चॉइस है कि आप कैसा डॉग, कौन से कलर का कौन सा डॉग हम आपको जो है आप पालना चाहते हैं, उसको पेट बनाना चाहते हैं, ये आपका राइट है। ठीक है, आपकी चॉइस हो सकती है, बट आपके ये वाले राइट्स अनब्रिडल्ड नहीं हो सकते, अनकंट्रोल राइट नहीं हो सकते। आप बताइएगा मुझको कि आप इस पर क्या सोचते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कल को कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो चाहता है कि भाई मैं तो टाइगर पालूंगा, है ना, और उसको रोड पर घुमाऊंगा, क्या अब इससे लोगों को प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? आप बताइए। कोई एक बी नाम का व्यक्ति है, वो कहता है कि भाई मैं तो लॉयन पालूंगा, है ना। कोई सी नाम का व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं तो भाई अपने यहाँ वुल्फ पालूंगा। कोई कोई डी नाम का आ जाएगा, वो कह देगा भाई मैं तो बियर रखूंगा अपने यहाँ पर, है ना। कोई कल को कहेगा मैं तो जिराफ रखूंगा, कोई कहेगा मैं तो भाई हाथी रखूंगा। मीन्स या कोई बड़ा सा अजगर लेकर के रोड पर उसको छोड़ दे, बोला ये मेरा तो ये पैट स्नेक है। हो सकता है ना कल को कोई मार्केट से या ब्राजील चला जाए उधर और एनाकोंडा ले आए और बोले ये तो मेरा पैट है भाई, और गांव में छोड़ दे, उसके संग घूमता रहे भाई। तो अब आप बताइए इससे सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है? ठीक है, आप कमेंट में बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने इसके बेसिक पर, कि देखो पहले ही इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है स्ट्रीट डॉग्स की, है ना, कि वो हमारे यहाँ कंट्रोल में है नहीं। ऊपर से एक नई सिस्टम और आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन द डॉग्स एंड देयर प्लेस इन सोसाइटी। कि आप डॉग अगर पेट डॉग रख रहे हो तो ये भी तो देखना होगा कि सोसाइटी के लिए उनसे क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। और पूरे इंडिया में ऑल ओवर द सोसाइटी ये बहुत सारी कंप्लेंट सिटीजन्स के थ्रू आ रही हैं कि भाई जो रोविंग कैनान है, जो डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो पहले से ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं। अब स्ट्रीट डॉग्स पर तो जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दिया नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हैं उन्होंने, लेकिन जो पेट डॉग वाला जो इशू है, इस पर जो है ये इशू जो है काफी अब जो है इम्पोर्टेंट हो गया है। बिकॉज
गवर्नमेंट ने भी इस पर ध्यान दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस पर ध्यान दिया है और वहाँ की मिनिस्ट्री ने भी ध्यान दिया है, प्लस हाई कोर्ट्स भी अब इसमें इंटरवीन करने लगे हैं, उन्होंने भी कहा है। तो अब फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक प्ली भी लोगों ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट में जो है एक केस भी फाइल किया था कि भाई कम से कम हमें ऐसा करना चाहिए। तो सर्टेन जो ब्रीड्स हैं डॉग की, उनको फेरोसियस कैटेगरी में जो आती है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है ना, उनको हमको क्या कर देना चाहिए, टोटली बैन कर देना चाहिए कि आप उनको पेट डॉग नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसी कैटेगरी में हमको लाना चाहिए। अब इस पर एक क्या हुआ, एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई थी। एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल वेलफेयर एंड हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। ठीक है, इनका एक डिपार्टमेंट है इसमें, और उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी बनाई, बोला आप स्टडी करो और बताओ कि क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो जब इन्होंने स्टडी की तो उन्होंने कहा कि कुछ डॉग्स ऐसे हैं जिनको फेरोसियस कैटेगरी में ला करके हमें उनको बैन कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये इस कमेटी की रिकमेंडेशन है। और इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, अब उसी के पीछे हम आप देखते हैं कि जैसे कुछ डॉग्स के नाम आए उस कमेटी के अकॉर्डिंग, कि पिटबुल टेरियर, अमेरिकन स्टाफोर्डशायर, ठीक है, फिला ब्राजीलियरो, डोगो अर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोरबियल, कंगल, सेंट्रल एशियन जो शाफर्ड डॉग, ये कुछ नाम है। चलो मैं आपको इनकी सबकी इमेजेस दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपने सबने देखा होगा, ये है पिटबुल। देखने में बड़ा प्यारा सा लगता है लेकिन बहुत ज्यादा फेरोसियस होता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं ये डॉग, है ना। और एक्चुअली तो ये इंसानों की पता नहीं क्या फितरत है कि कैसे उसको हम हैंडल करते हैं, है ना। ये पिटबुल डॉग ही था जो अभी मैं बता रहा हूँ कि अपनी उस लड़के की मॉम को उसने मार दिया था। ठीक है, और भी बहुत सारे अटैक्स के केसेस आए हैं। ये हो गया आपका फिला ब्राजीलियो, बहुत भयंकर कुत्ते होते डॉग्स होते हैं ये। ठीक है, इंसान की थोड़ी सी देर में ही जान ले सकते हैं। एक ये हो गए आपके पास में अमेरिकन बुलडॉग। ठीक है, बहुत खतरनाक होते हैं, इनको भी आपने देखा होगा लोगों के पास में। ये हो गया बॉर्बियल। ठीक है, देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा सिंपल सा छोटा सा लग रहा है, लेकिन बहुत फेरोशियस माना जाता है इसको इंटरनेशनल लेवल पर। फिर हो गया आपका कंगल, देखने में बड़ा प्यारा सा लग रहा है लेकिन ये भी फेरोशियस की कैटेगरी में आते हैं। ये हो गए सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग। ठीक है, जो होते हैं ना, जो मीन्स शीप वगैरह का पालन करते हैं, जो तो अपने साथ में इसको रखते हैं, है ना। तो ये भी हो गए, ये भी काफी फेरोशियस डॉग्स होते हैं। इन डॉग्स को बैन करने की बात जो है रिकमेंडेशन दी थी इस कमेटी ने। तो ये आपको मैंने विद फोटो आपको दिखा दिया कि आप ये आइडिया लगा सकते हैं, जब भी ये डॉग्स आपको दिखें कोई लेकर के जा रहा है तो भाई इनसे आपको 20-25 फीट 10 फीट जितना दूर रह सकते हैं इनसे आप दूर रहें, क्योंकि कब ये भड़क जाए, किस बात पर भड़क जाए, आपको कोई पता नहीं है। ठीक है, तो ये भी कहा गया कि भाई जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, वो इन पर अपनी अपनी तरफ से बैन लगा सकते हैं। प्लस इनकी ब्रीडिंग को ही बंद कर देना चाहिए कि जिससे कि आगे इनकी जो डॉग्स की जो स्पीसीज है वो आगे ना बढ़े, इनकी संख्या ना बढ़े। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट के कुछ ऑर्डर्स आए थे, जैसे कि मैं अगर बात करूँ कर्नाटक की, उन्होंने इन ऐसी जो कुछ डॉग्स थे उन पर बैन कर दिया, है ना, कि ये बैन रहेंगे। लेकिन इंडिया का एक क्लब है, कैनल क्लब ऑफ इंडिया, कैनल क्लब ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, इन्होंने जो ऑर्डर किया है गवर्नमेंट ने वो सब मीन्स डिसएडवांटेज है हमारे लिए, बिकॉज हमारा तो जो मीन्स हम लोगों को तो इसमें शामिल ही नहीं किया था, बहुत अच्छे से इन्होंने स्टडी नहीं की, इन्होंने तो वैसे ही झूठ मूठ में इन डॉग्स को फेरोशियस कैटेगरी में डाल दिया, है ना। बिकॉज इस क्लब का ये कहना है कि देखो जो डॉग्स होते हैं वो जनरली अपनी उनको हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि वो फेरोशियस है या एग्रेसिव है वो। ठीक है, बट उनकी एग्रेसिवनेस वो सब डिपेंड करती है किस पर, आसपास के उसके एनवायरनमेंट पर और उनके बिहेवियरल फैक्टर्स पर। जैसे क्या एज है उस डॉग की, क्या सेक्स है उस डॉग का, मीन्स उसके जेंडर की बात हो रही है, मेल फीमेल, साइज क्या है उसका, फेमिलियरिटी विद अदर डॉग्स, दूसरे डॉग्स के साथ में उसको कितना फेमिलियर है, कैसे उसको ट्रेन किया गया, क्या सर्कमस्टांसेज हैं उसके आसपास में जो उसको मीन्स एग्रेशन के लिए प्रोवोक कर देती हो, ये सब मिलकर के डिसाइड करते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत सारे ये जो कैनल क्लब ऑफ इंडिया इसका कहना है कि देखो जिन डॉग्स को हम यहाँ पर बंद कर रहे हैं या जो फेरोशियस कैटेगरी के डॉग्स हैं जिनको बैन किया गया है ऑल ओवर बहुत सारे कंट्रीज में, वहां पर इसके साथ साथ में उन कंट्रीज में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको भी क्या किया गया है, बैन कर रखा है। बहुत ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स आपको नहीं मिलेंगे, जैसे आप अगर चले जाएं डेनमार्क चले जाएं, स्वीडन चले जाएं, स्विट्जरलैंड चले जाएं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान,
यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स नहीं मिलेंगे। अब आ जाओ आप इंडिया में, है ना, कई बार तो आपको इतने डॉग्स दिख जाएंगे एक ही साथ में, झुंड के झुंड, लगता है कि आप मीन्स शहर में नहीं है किसी में, बल्कि कहाँ पर हैं, आप किसी जंगल में हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली करोल बाग में, ठीक है, हमारे मित्र फैकल्टी हैं इंग्लिश के, उनको ही काट लिया उस डॉग ने, और जबकि बड़े आराम से वो निकल करके आ रहे थे और डॉग पता नहीं किस बात पे भड़क गया और उनको काट लिया। ठीक है, तो हमको स्ट्रीट डॉग्स की जो प्रॉब्लम है इंडिया को, उसको थोड़ा सीरियसली लेना होगा, है ना, और उनको कंट्रोल करना होगा। कई बार हमने ऐसी न्यूज आपने भी सुनी होगी कि जो छोटे बच्चे हैं, अभी तो दिल्ली की घटना थी, एक छोटी सी बच्ची थी और उसको डॉग्स ने घेर लिया और उसको मार करके खा गए वो, है ना। ये दिल्ली की बात है, आप नेशनल कैपिटल की बात कर रहे हो, किसी जंगल की बात नहीं कर रहे हो कि जंगल में भेड़िया आ गए तो एक छोटे बच्चे को उठाकर ले गए और खा गए, नहीं, ये दिल्ली की बात है, पॉश कॉलोनी की बात है। सो यहाँ बात ये होती है कि देखो, बहुत सारी ऐसी ब्रीड्स हैं, उनको हम बैन तो कर ही सकते हैं, उनको रेगुलेट भी कर सकते हैं, और हमको स्ट्रीट डॉग्स पर भी कंट्रोल करना होगा, और हमको पब्लिक सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देना होगा, अदर कंट्रीज जैसे देते हैं। रही बात कि आपकी चॉइस की, कि आप अपनी चॉइस के पेट डॉग रख सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी जो चॉइस है वो अनब्रिडल्ड नहीं हो सकती। मीन्स आपको अनलिमिटेड राइट्स नहीं दिए जा सकते कि आपकी जो मर्जी आए आप उस एनिमल को अपने यहाँ पेट रखें। आज आप में से कितने लोग इस बात से मीन्स एग्री करते हैं कि जो है आपके जो राइट्स हैं वो अनब्रिडल्ड नहीं हो सकते, अनकंट्रोल नहीं हो सकते, एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। कल को सपोज करो आपका मीन्स आपका मन करे कि नहीं यार, मेरे को तो टाइगर का ही मीट खाना है, ठीक है, चॉइस है ना आपकी, तो क्या, टाइगर तो नेशनल एनिमल है इंडिया का, तो क्या आपको मार के खाने दिया जाए उसको? नहीं। कल को भाई आप इतने मॉडर्न अपने आप को समझने लग जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं भाई, मेरे को तो ह्यूमन का ही मीट चाहिए, तो क्या आपको अलाउ कर दिया जाए? कल को आप इतने और ज्यादा अपने आप को एडवांस समझने लग जाएं, इतने ज्यादा मीन्स बहसी हो जाए कि आप कल को कहें कि नहीं भाई, मेरे को तो छोटे छोटे बच्चों का ही मीट खाना है ना। कई बार लोग कहते हैं ना, भाई मेरे को फलानी वाली फिश खानी है, उसका जो मीट है बहुत सॉफ्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे को छोटे बकरे का मीट खाना है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, स्वीट होता है, या मेरे को हिरन का खाना। तो जो चॉइस है, उस चॉइस को हम एब्सोल्यूट तो नहीं छोड़ सकते, उस पर आपको कंट्रोल लगाने होंगे। सोसाइटी में सब कुछ ऐसे नहीं रहेगा कि जिसकी मर्जी आए वो करे, है ना। चलिए, एक ये डॉग से रिलेटेड आर्टिकल था, आप इसमें देख लिया आपने और बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आप अपने व्यूज मुझे बताइए कमेंट में कि आपके क्या व्यू हैं। चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं एक और आर्टिकल पर। अभी क्या है, ये आर्टिकल है इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप पर। इंडिया द टाइज, हम बात करें टाइज दैट एपिटोमाइज इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स वगैरह का यूज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो इंडिया है वो क्या कहता है कि नेबरहुड फर्स्ट, हमारी पॉलिसी है इंडिया की, हम हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, तो ऐसी हमारी क्या है, प्रायोरिटी है। यहाँ ये कहना है कि देखो, एक छोटा सा कंट्री भूटान, ये उसकी एरिया है इतना सा 7.7 लाख उसकी पॉपुलेशन है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है, 140 करोड़ लोग हैं, जबकि पूरे भूटान में 7.7 लाख पीपल हैं। एक कई कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में इससे ज्यादा पॉपुलेशन आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी दोनों के जो रिश्ते हैं बहुत ज्यादा कैसे हैं, अच्छे हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे का जो रीजन है वो है कि दोनों ही एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में जो है इंटरफेयर नहीं करते। जहां भूटान अपनी एक यूनिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उसकी अपना एक कल्चर है ना, वो उसको बढ़ाना चाहता है, साथ ही और इंडिया से हेल्प भी चाहता है। अब देखो, जनरली होता क्या है कि जब आप किसी से हेल्प मांगते हैं, है ना, चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर की बात हो या वो बात हो कहाँ की, या वो बात हो आपकी नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर में, तो नॉर्मली अगर ए किसी बी से हेल्प मांग रहा है तो जनरली क्या करेगा, ए बी से अगर हेल्प मांग रहा है और बी बड़ा है, पावरफुल है, उसको हेल्प दे रहा है, तो जनरली बी क्या करेगा, धीरे धीरे इसकी जो फ्रीडम है उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं कि देखो, भूटान हम पर भरोसा करता है कि हम इंडिया हमारी हेल्प तो करेगा ही, साथ ही हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी प्रैक्टिस है, हमारे आइडियाज हैं, उन सबको भी कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा इंडिया। ये ऐसा मानना है भूटान का, इसीलिए इंडिया और भूटान के जो रिलेशन हैं बहुत अच्छे हैं। अभी रिसेंटली जो भूटान है
उन्होंने नवंबर 2023 में इंडिया में विजिट किया था और अपना एक नया सिटी प्लान कर रहे हैं वो, जिसका नाम है गैलेफू में कर रहे हैं, जिसका नाम है माइंडफुलनेस सिटी एट गैलेफू। यहाँ पर अपना एक सिटी बना रहे हैं और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा होगा, जो पूरे वर्ल्ड से इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा। साथ ही ये भूटान चाहता है कि भाई देखो इन्वेस्टमेंट तो आए, अर्बनाइजेशन हो, लेकिन वो सस्टेनेबल हो, लोगों की वेलबींग को अफेक्ट ना करे नेगेटिवली, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, है ना। और हमारे जो कंसर्न है एनवायरनमेंट को लेकर के, कि जीरो कार्बन वाली जो हम लेकर के चल रहे हैं, कि हमारा जो भूटान है वो बहुत ज्यादा कैसा रहे, ग्रीन रहे और क्लीन रहे, है ना। तो इंडिया इसमें बहुत अच्छी हेल्प कर रहा है और आगे भी करेगा। इसीलिए इंडिया और भूटान के जो रिलेशंस हैं बहुत ज्यादा क्लोज है, प्रॉक्सिमिटी उनमें बहुत ज्यादा है। तो जो भूटान की मेन प्रायोरिटी वो क्या है, कार्बन नेगेटिव कंट्री, कि हम ऐसा कंट्री अपने आप को रखना चाहते हैं जब जहां से बहुत ज्यादा जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसी जो गैसेस हैं, वो बहुत ज्यादा क्या ना हो, इमिशन उनका ना हो। अभी रिसेंटली फिर से जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो आए इंडिया, ठीक है। आप नाम बताइए, क्या है उनका नेम, कमेंट में बताइए जरा, कि वो इंडिया आए हैं, उन्होंने फिर से बात की है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से, उनकी काफी लंबी बातचीत हुई, है ना। और एक दूसरे को वो समझते हैं और दोनों एक दूसरे को हेल्प करने की भी तैयार हैं, और दोनों इस बात को कॉन्स्टेंटली मीन्स आपस में डायलॉग कर रहे हैं रेगुलर लेवल पर, कि भाई ठीक है हम दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। और ये जो दोनों ही नेशन हैं, इन दोनों के बिहेवियर से हमको ये पता चलता है कि दोनों ही ऐसे नेशन हैं जो एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं और बहुत अच्छे उनके रिलेशंस आगे अभी भी चल रहे हैं। इंडिया और भूटान का जो एक रिलेशन है वो हाइड्रो पावर कोऑपरेशन में भी बहुत ज्यादा, हाइड्रो पावर मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, प्रोड्यूस होती है, किसके थ्रू, जो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसके थ्रू, बहता पानी होता है ना, उससे जो बनती है। तो बोला इसमें इंडिया ने बहुत सारे इनके यहाँ जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए, और वो अपने फायदे के लिए नहीं, हमेशा इंडिया ने उससे जो भूटान को कुछ बेनिफिट हो ऐसे प्रोजेक्ट हमने लगाए। हमको क्या मिली, वहां से इलेक्ट्रिसिटी मिली, और बदले में हमने इसको क्या दिया, भूटान को पैसा दिया, रेवेन्यू दिया। तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिली और भूटान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, वहां पर नए रोजगार डेवलप हुए। इन्हीं चीजों को लेकर के इंडिया हमेशा से आगे बढ़ रहा है भूटान के साथ में। तो ऐसे ही कुछ और भी आइडियाज हैं, इन पर इंडिया को काम करना होगा। जैसे कि भूटान का जो 12 5 ईयर प्लान था, इंडिया ने उसमें 5,000 करोड़ रुपए अपने अपने यहाँ से दिए थे। भूटान के जो पीपल हैं इंडिया में आते ही हैं और बड़ी आसानी से इंडिया में आ जाते हैं, बिना किसी वीजा वगैरह के इंडिया में आसानी से नौकरी वगैरह कर सकते हैं। भूटान के जो ऑफिसर्स होते हैं सिविल सर्विसेज के, पुलिस के, वो भी इंडिया में आकर के ट्रेनिंग करते हैं, उनके डिप्लोमेट्स भी इंडिया में आकर के ट्रेनिंग करते हैं, है ना। वो सब होता है। इंडिया के लिए ये कुछ सजेशन दे रहे हैं, मेजर्स टू कंसीडर, कि हमको क्या करना होगा। कि देखो भाई, जब गैलेफू सिटी डेवलप हो रही है, इंडिया के लोग वहां जाकर के इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएं, गवर्नमेंट भी उसमें आगे आए, बढ़िया बिल्डिंग्स वहां पर बने, इंडिया के लोग वहां जाकर के शॉप्स ले सकते हैं, है ना। और वहां की जो एनवायरनमेंट है उसको अफेक्ट ना करें, तो इंडियन बिजनेस वहां जाकर के एनकरेज हो, वहां पर जाकर के डेवलप हो, ठीक है। और ये कहाँ पर बनने वाली है गैलेफू सिटी, वेस्ट बंगाल और आसाम से जो बॉर्डर लगता है भूटान का, उस एरिया में यहाँ ये डेवलप होने वाली है गैलेफू सिटी। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको दिया, बाकी हम इसको डिटेल में और भी डिस्कस कर लेंगे विद एमसीक्यूज। तो कल आप तैयार रहिएगा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। तो भूटान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, भूटान कहाँ है, भूटान का बॉर्डर वगैरह इंडिया से, है ना, उस रीजन को आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में एक नए बहुत अच्छे से टॉपिक्स के साथ में। एक होगा टॉपिक या आर्टिकल होंगे या बहुत सारी न्यूज होंगी। सो गाइज तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।